नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहाड़गंज पहुंचे और एमसीडी चुनाव के लिए एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया, जहां पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में उन लोगों को वोट मत देना जो विकास और कल्याण कार्य रोकना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पहाड़गंज में एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार अभियान जो है वो शुरू कर दिया है। इसी दौर में उन्होंने कहा कि आपने विधानसभा चुनाव में मुझे 70 सीटों में से 67 सीटें दी थी, उनमें से कुछ कम नहीं चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली वासियों को बिजली की निःशुल्क आपूर्ति को रोकने की साजिश रची थी, लेकिन मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता से उन्होंने सवाल पूछा और कहा कि 15 सालों में बीजेपी ने अच्छा काम किया और इस पर जनता की ओर से जवाब आया, बीजेपी ने भ्रष्टाचार और दिल्ली में कूड़ा करने का काम किया है और आपने कोई अच्छा काम किया। ये सवाल का जवाब जनता के द्वारा दिया गया कि हॉस्पिटल बनाए, बिजली पानी साफ दिया और अच्छे काम किए। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कूड़ा उठाने की सफाई करवाने की जिम्मेदारी बीजेपी को सौंपी और कहा कि ये काम बीजेपी का है और एक मौका आम आदमी पार्टी को दो, जैसे स्कूल ठीक किए, बिजली पानी अस्पताल ठीक किए, सीसीटीवी कैमरे लगाए, वैसे ही सफाई भी करवा देंगे। दिल्ली से हम प्यार करते हैं। जनतंत्र बातचीत से चलता है। जनतंत्र जनता से बातचीत करने आए हम। अगर उन्हें भी बातचीत करनी थी तो शांति से खड़े होकर बात करनी चाहिए थी। गुंडागर्दी से नहीं चलती डेमोक्रेसी। इस तरह से दूसरे की सभा में आके गुंडागर्दी करना, लफंगाई करना, गाली गलौज करना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, गुंडागर्दी चाहिए आप लोगों को तो उनके पास चले जाओ, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती। अब देखो ये क्या कर रहे हैं ये लोग। ये कोई अच्छे लक्षण है? ये लफंगाई, गुंडागर्दी, गाली गलौज, ये कोई अच्छी बात है? अगर बात करनी है आप खड़े हो, हम माइक देंगे, आप भी बोलना। गलत तो नहीं कह रहा? जो आपको कहना है आप खड़े हो। मैं तो बात करने आया हूं, भाषण देने नहीं आया। आज भाषण देने नहीं आया। तो एक चीज है, अब इन लोगों को छोड़ दो, सब लोग इधर थोड़ा सा देखो। तो अपना 4 तारीख को एमसीडी का चुनाव है। ये बड़ा जरूरी चुनाव है। आज मैं भाषण देने नहीं आया, आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूं, आपके विचार जानने के लिए आया हूं। सबसे पहले ये बताओ, 15 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। इतने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, कोई आदमी ये बता दे इन्होंने 15 साल में कोई एक अच्छा काम किया हो? कोई तो 15 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा और 7 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया, बिजली मुफ्त कर दी, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। अब एक चीज बताओ, दिल्ली में कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी की है, आम आदमी पार्टी की तो नहीं है। दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये ना कई लोगों को गलत फहमी है। मैं कई लोगों से बात करता हूं, कहते हैं केजरीवाल जी आपने बिजली ठीक कर दी, आपने स्कूल ठीक कर दिए, आपने अस्पताल ठीक कर दिए, आपने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, ये कूड़ा ठीक क्यों नहीं करते? मैं उनको यही कहता हूं, जी मेरे को भी बड़ा दुख होता है। पूरी दिल्ली में घूमता हूं, इतनी गंदगी, इतना कूड़े का ढेर चारों तरफ। तो मैं उनको बताता हूं, कूड़ा साफ करने की जिम्मेदारी दिल्ली में मेरी नहीं है। समझ गए सारे जने? कूड़े की सफाई कौन सी पार्टी कर सकती है? बीजेपी की आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी केवल कूड़े की सफाई कर सकती है। इस बार सारे जने मिलके एक मौका आम आदमी पार्टी को दो। मंजूर है? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। एक मौका आम आदमी पार्टी को दो। जैसे स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, पानी ठीक कर दिया,
बिजली ठीक कर दी, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, मोहल्ला महिलाओं के लिए हमने बसों में किराया मुफ्त कर दिया, सफाई भी करेंगे। अपनी दिल्ली है, दिल्ली से हम प्यार करते हैं। दूसरी चीज ये बताओ, यहाँ पे मैंने सुना कोई कूड़े का पहाड़ भी बनने वाला है। कहाँ पे बन रहा है? बसंत रोड। बसंत रोड पे आपके विधायक जी बता रहे हैं, इन्होंने प्लानिंग करी है बसंत रोड पे अब एक नया कूड़े का पहाड़ बनाने जा रहे हैं। करोल बाग का जितना कूड़ा है वो सारा कूड़ा इकट्ठा करके रोज बसंत रोड पे कहीं पे ये डाला करेंगे और साल भर में ये कूड़े का पहाड़ बन जाएगा, पूरा कूड़े का पहाड़ बन जाएगा। उसके बाद यहां से बदबू आया करेगी, मच्छर मक्खी आएंगे और वो जो हवा आती है उससे कैंसर हो जाता है। आप लोग चाहते हो कूड़े का पहाड़ बने? कोई चाहता है कूड़े का पहाड़ बने आपके इलाके में? अगर इनको वोट दे दिया तो भाई साहब अगले 1 साल के अंदर कूड़े का पहाड़ बन जाएगा आपके बसंत रोड पे मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, कूड़े का पहाड़ नहीं बनने दूंगा, किसी हालत में नहीं बनने दूंगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजीव, जिस तरीके से दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और साफ सफाई से लेकर स्कूल से लेकर हर मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर बरसे, एक बार पूरी अपडेट। देखिए, यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए, निगम चुनाव के प्रचार के लिए कल दिल्ली के पहाड़गंज के अंदर पहुंचे और 11 बजे करीब वो पहुंचे थे और उसके बाद में कहीं ना कहीं उनका विरोध भी देखने को मिला। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं, अगर बातचीत करने आए हैं, सिर्फ जनता से जनसंवाद करने आए हैं, जनता की जो भी परेशानियां हैं निगम को लेकर, उसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने वादे किए कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने काम किए हैं, बिजलियां ठीक कर दी हैं, क्योंकि पहले बिजलियां बहुत ज्यादा कट हुआ करती थी और बिजली के बिल जो है वो बहुत ज्यादा आया करते थे। अब वही बिजली जो है वो कम जाती है और दूसरा बिजली का बिल जो है वो काफी हद तक जीरो भी आने लगे, यानी 200 यूनिट तक जनता के लिए फ्री बिजली दी जा रही है जी। यहाँ बात करें लगातार जो एमसीडी के अंदर भाजपा रही है 15 साल तक और लगातार कूड़े के ढेर को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। भाजपा भी कह रही है कि हम कूड़े के ढेर को सफा करेंगे, मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी का दावा है कि अगर वो निगम के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो तीनों ही कूड़े के पहाड़ है, यानी कि जो गाजीपुर की बात करें या फिर ओखला की बात करें या बिलासबाग की बात करें, यहाँ पर जो तीनों ही कूड़े के जो पहाड़ है उनको खत्म किया जाएगा और जो भाजपा के द्वारा नए जो कूड़े के पहाड़ बनाए जा रहे हैं उनको भी खत्म किया जाए। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे जनता से संवाद किया और जनता के जो परेशानियां थी उनको जानने की कोशिश करी और दूसरा कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर भी हमलावर होते हुए नजर आए। सीधे सीधे कहा कि गुंडागर्दी करनी है तो आप दूसरे पार्टियों को वोट कीजिए, अगर ईमानदारी से काम चाहिए या फिर काम करवाना है तो फिर आम आदमी पार्टी को जो है जी कह सकते हैं निगम के अंदर लेके आए। मगर यहाँ पर एक चीज और कही कि दिल्ली के अंदर जैसे ही 70 सीटों में से लगभग 67 सीट जो है वो कह सकते हैं आम आदमी पार्टी को दी, इसी तरीके से निगम के अंदर भी 250 सीटों में से लगभग 230 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी की होनी चाहिए ताकि निगम के अंदर भरपूर तरीके से काम किया जा सके और जनता की जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जा सके। जी, जैसे कि आपने कहा कि विधानसभा चुनाव में 70 सीटों में से 67 सीट जो है आम आदमी पार्टी की रही थी। केजरीवाल ने भी जनसभा में यही कहा था। तो इसके जो पीछे छुपा हुआ राज है या उनकी रणनीति है वो क्या हो सकती है? जैसे उन्होंने कहा कि 70 सीटों में से 67 सीट जो थी वो आम आदमी पार्टी की थी और यही जो परिणाम है वो एमसीडी चुनाव में उनको चाहिए। तो इनकी जो रणनीति है वो क्या रह सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी की रणनीति की बात करें तो आम आदमी पार्टी की रणनीति बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीटें आई तो सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बहुमत मिल चुका था और कहीं ना कहीं उनको लेकर दिल्ली के अंदर उनको काम करने के लिए पूरी आजादी थी। मगर कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के द्वारा कहीं ना कहीं उनके कामों को रोका जरूर जा रहा था। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर अब निगम के चुनाव है तो निगम के चुनाव जो है वो लगभग कह सकते हैं वोटिंग जो होगी वो 4 दिसंबर को होगी और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल जो है वो अपने उम्मीदवारों के लिए कल वोट मांगते हुए नजर आए और लगातार जनता से कहा गया कि जनता जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लेके आई थी और दिल्ली के अंदर पूरे बहुमत के साथ लेके आई, वही चीज अब निगम के अंदर चाहिए। यानी कि सीधे सीधे कहे 250 जो कह सकते हैं वार्ड होंगे, उनमें से लगभग 230 वार्ड जो है वो आम आदमी पार्टी के होनी चाहिए, ताकि पूरी तरीके से निगम के अंदर काम किया जा सके और पूरी तरीके से जो परेशानियां हैं कूड़े को लेकर, साफ सफाई को लेकर, सड़कों को अच्छा करने को लेकर, गलियों को अच्छा करने से लेकर, लगातार जो निगम के अस्पतालों को लेकर या फिर कहे निगम के स्कूलों को लेकर, वो सारी चीजें जो है वो पूरे बहुमत के साथ आने के बाद ही ठीक हो पाएगी। अगर दोनों ही सरकारें यानी कि भाजपा की बात करें या फिर कहे आम आदमी पार्टी की तो बात करें, दोनों अगर बराबर आती है निगम के अंदर तो फिर काम करने में दिक्कतें आएंगी। और वही चीज अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट की कि अगर 230 से ज्यादा सीटें आती हैं तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी होगी और पूरी तरीके से जो भ्रष्टाचार है या फिर जो गंदगी फैली हुई है, जो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, उनको पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। और लगातार ये भी कहा गया कि अगर गुंडागर्दी चाहिए तो दूसरी पार्टियों को वोट कीजिए और ईमानदारी से काम चाहिए तो आम आदमी पार्टी को ही चुनकर लेके आए। जी, जिस तरीके से बीजेपी पर लगातार आम आदमी पार्टी जो है निशाना साधती हुई नजर आ रही है, उसी बीच में अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि निःशुल्क जो बिजली दी जा रही है उसमें बीजेपी जो है वो साजिश करने की कोशिश कर रही है और उसको रोकने की कोशिश कर रही है। देखिए, यहाँ पर बात करें बिजली फ्री जो दी जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा, इसको लेकर पहले भी भाजपा की तरफ से काफी आरोप लगाए गए थे। ये भी कहा गया था कि बिजली विभाग जो है वो घाटे में चल रहा है, दिल्ली सरकार जो है वो बिजली विभाग को कहीं ना कहीं घाटा दे रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता के ऊपर भार पड़ेगा, सरकार के ऊपर भार पड़ेगा। मगर अरविंद केजरीवाल ने वही चीज स्पष्ट की कि दिल्ली सरकार के ऊपर कोई भी भार नहीं है, ना ही बिजली कंपनियों के ऊपर भार है। और बिजली जो पहले सबसे ज्यादा कट हुआ करती थी, अब वो चीज नहीं देखने को मिलती है। बिजली सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए कट होती है, वो भी सारे दिन में 1 या 2 बार। तो सीधे सीधे कहें जो इतनी बड़ी कट हुआ करता था घंटे घंटे 2-2 घंटे का, वो नहीं हुआ करता है अब। और दूसरा यहाँ पर जो 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, उससे तो जो भाजपा की तरफ से पहले भी आरोप लगाए गए थे घाटे में चलेंगे, मगर दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि घाटे में नहीं है बल्कि में उनको फायदा ही हो रहा है। मगर यहाँ पर बात करें पानी फ्री की, महिलाओं के लिए बसों के अंदर किराया फ्री बात करें, या फिर कहें जो मोहल्ला क्लिनिक खोले गए जिनके अंदर दवाइयां मिल रही है, वही चीज जो है वो निगम के अंदर भी कोशिश की जाएगी। क्योंकि निगम के अस्पतालों के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति इलाज कराने जाता है तो सोचिए कि डॉक्टर जो है सिर्फ चेकअप करते हैं, दवाइयां सिर्फ बाहर से लेनी पड़ती है। अगर ये मान के चलिए अगर किसी व्यक्ति की कोई दवाई जो है 200 रुपए की है, 250 रुपए की है या 500 रुपए की है, वो दवाई जो है उसको बाहर से खरीदनी पड़ती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं निगम जिम्मेवार है। और निगम के द्वारा जो 15 साल तक भ्रष्टाचार किया गया है, या फिर कहे जो जनता का गाड़ी कमाई का पैसा है, वो सिर्फ नेताओं ने अपनी अपनी जेबों में भरने का काम किया है। सीधा सीधा आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा के ऊपर लगाया जा रहा है। और इसी को लेकर कल जिस तरीके से जनसंवाद किया गया तो उससे साफ जाहिर है आम आदमी पार्टी जो है वो निगम के अंदर आना चाहती है। और निगम के लिए कहीं ना कहीं ये भी कहा गया एक बार उनको मौका दीजिए, ताकि निगम की जो भी परेशानियां है उसको दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी जो है वो दूर करेगी। जी, जैसे कि आपने कहा कि एक बार मौका दीजिए, तो ये जो अरविंद केजरीवाल का फंडा है हमेशा उनका यही रहता है, एक बार मौका दो और हम करके दिखाएंगे। क्या उनका ये फंडा आज जो है एमसीडी चुनाव में अब रणनीति उनकी जो है वो दिख पाएगी या जनता को वो लुभाने की कोशिश कर पाएंगे? देखिए, यहाँ पर बात करें जो अरविंद केजरीवाल ने कहा एक बार जो मौका जरूर दीजिए, यानी सीधे सीधे कहीं ना कहीं जनता से एक बार विकल्प के तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को चुनने के लिए कहा गया। और यही चीज जब दिल्ली के अंदर भी आए थे 2014 के अंदर भी, तो जनता से यही कहा गया था एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए ताकि जो भ्रष्टाचार है वो खत्म किया जाएगा। मगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 2014 में आ चुकी है और उसके बाद में लगभग कह सकते हैं 8 साल हो चुके हैं। दिल्ली के लिए दिल्ली की सरकार ने काफी हद तक कुछ काम भी किए। मोहल्ला क्लिनिक जो पहले बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर कह सकते हैं लंबी लंबी लाइनें लगती थी, इलाज कराने के लिए जाना पड़ता था, और छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता था या फिर प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता था। वही चीज अब मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा कहीं ना कहीं इलाज होता हुआ लगता है। स्कूलों की बात करें तो स्कूलों को भी जरूर बेहतर किया गया। पहले जो बच्चे थे या फिर परिजन थे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ाना पसंद करते थे, ना कि सरकारी स्कूलों के अंदर। अब वही चीज सुविधाएं जो है वो सरकारी स्कूलों के अंदर मिल रही है। तो यही चीज जो है वो दिल्ली के अंदर यानी कि निगम के अंदर भी करने की कोशिश की जा रही है। और एक बार अगर आम आदमी पार्टी का मौका मिल जाता है तो शायद जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार
सरकार ने जिस तरीके से कुछ बदलाव किए हैं शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक यानी कि अस्पतालों के क्षेत्र के अंदर, इलाज के क्षेत्र के अंदर, या फिर कहे जो बिजली जाती है उसको लेकर, या फिर कहे जो निगम के अंदर सफाई कर्मचारियों की परेशानियां हैं उनको पक्का नहीं किया जा रहा है, इस तरह की परेशानियां शायद वो दूर करने की जरूर कोशिश करेंगे। मगर यहाँ पर एक बार मौका जरूर चाहिए और मौका शायद जनता भी देखती हुई नजर आएगी। जी। अब बात कर ली जाए बीजेपी की, तो आम आदमी पार्टी का लगातार बीजेपी पे जो निशाना साधती है, वार पलटवार का जो दौर है वो लगातार जारी रहता है। इसी बीच में उन्होंने कल भी जनता से एक सवाल पूछा था कि 15 साल में क्या बीजेपी ने कौन कौन से कार्य किए हैं, और एक तरफ ये भी बोलती है कि जो कल्याण करता है, विकास करता है, उसको वोट दो। तो क्या ये जो आम आदमी पार्टी है वो कूड़ा पॉलिटिक्स या जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है? देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी। कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जन संवाद के द्वारा कहीं ना कहीं जनता के लिए ये कहा गया कि जो कार्य कर रहा है, जो विकास कर रहा है, उनको ही चुनकर लेके आए। सीधा सीधा कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जनता के सामने अपने आप को पेश करने की कोशिश की, अपनी आम आदमी पार्टी को पेश करने की कोशिश की। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कूड़े को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, लगातार भाजपा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जब 15 साल भाजपा रही है तो कहीं ना कहीं चौथी बार भी भाजपा ही आएगी और जो कूड़े के पहाड़ है उनको भी खत्म किया जाएगा। भाजपा की तरफ से बड़े दावे जरूर है, मगर अगर 15 साल तक अगर भाजपा रही है निगम के अंदर, तो उनको अभी तक कूड़ा हटाने के लिए कोई जिम्मेवारी जो दी गई थी वो पूरी क्यों नहीं की गई, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया गया यहाँ पर। मगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक बार उनको मौका दीजिए और वो निगम के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो कूड़े के पहाड़ है उनको खत्म किया जाएगा। 3 जो कूड़े के पहाड़ है उनको क्या बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। जो 16 नए पहाड़ जो बनने वाले हैं उनको खत्म किया जाएगा। जो आम आसपास इन कूड़े के ढेरों के पास लोग बाग रहने वाले हैं, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या फिर गंदगी की वजह से बीमारियां पनपती है, वो खत्म करने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी को विकल्प मिल जाता है, यानी कि जनता उनको चुनकर लेके आती है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी और पहले जो कूड़े के पहाड़ है उनको जरूर खत्म करने की कोशिश की जाएगी। मगर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से या अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐसी कोई भी रणनीति नहीं स्पष्ट की जा रही है जिसके द्वारा ये तीनों ही कूड़े के पहाड़ खत्म किए जा सके। जी राजीव तिवारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें, अब बात करेंगे यूपी की। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की फिर से एक होने की तस्वीरें सामने आ चुकी है। लेकिन पिछले दिनों शिवपाल के अखिलेश के खिलाफ बयान और डिंपल के नामांकन में शामिल न होने से इन चर्चाओं पर लगभग विराम सा लग गया था। इसके बाद सफाई में रविवार को फिर से एक तस्वीर सामने आई जिसमें चाचा भतीजे एकजुट होकर कयासों पर फिर से गर्म कर दिया गया है। दरअसल मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट की डिंपल यादव को उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा है। इसी क्रम में चुनाव प्रचार को लेकर एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस मंच पर अखिलेश यादव के साथ सपा महासचिव रामगोपाल यादव, सपा संरक्षक शिवपाल यादव और नेता प्रतिपक्ष रामगोपाल चौधरी भी एक साथ दिखाई दिए। मंच पर आते ही अखिलेश ने सबसे पहले रामगोपाल यादव और फिर शिवपाल यादव के पैर छुए और मंच पर शिवपाल के बेटे आदित्य यादव भी दिखाई दिए। इस दौरान अखिलेश शिवपाल जिंदाबाद के भी नारे लगे। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद देते हुए मंच से कहा कि हम सब एक हो गए हैं। मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए शिवपाल नेताजी को याद करते हुए भावुक हो गए और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि विधानसभा का रिकॉर्ड तोड़कर डिंपल यादव की बड़ी जीत करवानी है। साथ ही शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी नेता और विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को धन्यवाद कहा। इसी के साथ वो बोले कि लोग कहते हैं कि चाचा भतीजे की दूरियां बढ़ गई है, लेकिन आपको बता दूं कि चाचा भतीजे में कभी दूरियां नहीं थी, राजनीतिक दूरियां थी। चाचा भतीजे में मैंने दूरियां कभी नहीं मानी। खुशी इस बात की है राजनीतिक दूरियां भी आज खत्म हो गई है। अब घबराहट बीजेपी को होगी क्योंकि जसवंत नगर में मन बना लिया है, करहल सांस चल दिया है, मैनपुरी ठीक हो गई है, नौगांव जीतने वाली है। तो सोचिए परिणाम क्या होगा। बीजेपी साजिश करने में लगातार कोशिश कर रही है। तो आपको बता दें, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव
कि फिर से एक होने की तस्वीरें सामने आई है। पिछले दिनों शिवपाल ने अखिलेश के खिलाफ जो बयान दिया था, उसके बाद डिंपल यादव के नामांकन में शामिल न होने के लिए भी चर्चाएं काफी बढ़ गई थी और इसके बाद अब विराम सा लग गया है। सेफाई में रविवार को एक बार फिर एक साथ तस्वीरें सामने आई है। चाचा और भतीजे एक साथ सेफाई में नजर आए और वहां पर अखिलेश यादव ने अपने चाचा के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। उसी बीच चाचा ने आशीर्वाद दिया और कहा कि हम सब एक हैं और इसी बीच जनता से अपील भी की डिंपल यादव को वोट डालें और विधानसभा चुनाव का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड तोड़ें। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, जिस तरीके से मैनपुरी में सपा ने मैदान में डिंपल यादव को उतारा और अब अखिलेश यादव के साथ उनके चाचा शिवपाल यादव भी साथ में आ रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने कल सेफाई में जनसभा का आयोजन किया गया था और वहां पर चाचा भतीजे एक साथ दिखाई दिए। एक बार पूरी अपडेट। देखिए, बिल्कुल उपचुनाव में जो सबसे चर्चित सीटें थी वो मैनपुरी और दूसरी रामपुर, जहां पर मैनपुरी में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और समाजवादी पार्टी ने के बाद उनकी बहू डिंपल यादव को जो है प्रत्याशी बनाया, जिससे साफ तौर पे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की लगातार जो दूरियां थी वो कहीं ना कहीं दूरियां विराम लग गया, क्योंकि जिस तरह से डिंपल यादव के नामांकन के बाद तमाम चीजें सामने आई थी और कहने से बच रहे थे, वही यादव कर रहे थे, लेकिन चाचा भतीजे दोनों ही मंच दिखाई दे रहे में और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो लगातार कायस लगाए जा रहे थे उन कायसों में विराम लग गया और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक ही मंच पर नजर आए और कहीं ना कहीं इस बीच में सेफाई में रविवार को जनसभा हुई थी। जनसभा में शिवपाल अखिलेश यादव एक साथ नजर आए तो वहीं अखिलेश यादव चाचा शिवपाल के पैर छूते नजर आए और कहीं ना कहीं मंच पर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं पर मौजूद रहे और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया और इसी क्रम में लगातार चुनाव प्रचार चल रहा था। इस बीच मंच पर शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव, अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के पैर छुए और पैर छूने के बाद जनसभा संबोधित करने के शुरू हुए और सबसे पहले शिवपाल यादव ने जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव सबसे पहले अपने भाई सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को याद करके भावुक हुए और साफ तौर पर मंच से ऐलान कर दिया कि जिन लोगों को लग रहा था कि हम चाचा भतीजों की बीच में दूरियां थी, वो दूरियां अब खत्म हो चुकी है और हम पूरा परिवार एक साथ है। और कहीं न कहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव ने मंच पर कई बातें करी, डिंपल यादव के पक्ष में वोट मांगने का काम किया और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि शिवपाल यादव वहां पर मंच में डिंपल यादव बहू को आशीर्वाद देते नजर आए तो वहीं अखिलेश यादव भी मंच पर संबोधित करते हुए तमाम बातें कही कि जिन राजनीतिक या विपक्षियों को लग रहा था कि हम लोग के बीच में दूरियां थी, लेकिन हम लोग के बीच में दूरियां कभी नहीं थी, ये सिर्फ राजनीतिक दूरियां थी और आज राजनीतिक दूरियां भी खत्म हो चुकी हैं। आज चाचा शिवपाल यादव समेत सभी पूरा परिवार एक साथ है और सभी पूरी मैनपुरी की जनता से अपील करना चाहते हैं कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू और शिवपाल यादव की बहू को कहीं ना कहीं भारी मतों से जिताने का काम किया जाए और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जिससे पहले लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भारी बहुमत से जीत हुई थी, इसके बाद अब उससे ज्यादा जो वोट हैं उनसे डिंपल यादव को जिताने का काम किया जाए। जी, जिस तरीके से वहां पर अखिलेश यादव ने पैर छू के उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद शिवपाल यादव ने एक ही बात कही थी कि विधानसभा में जो जीत हुई थी इसका रिकॉर्ड तोड़ना है और डिंपल यादव को जिताना है, तो क्या उनने ये दावा करते हुए कहा कि जनता को उनकी जो रणनीति थी वो जनता के सामने रखी और जनता क्या इससे लुभने वाली है? देखिए, हमेशा कह सकता है कि यादव परिवार का वहाँ गढ़ रहा है, सपा का गढ़ रहा है, चाहे मैनपुरी की सीट हो चाहे आजमगढ़ की सीट हो, वहाँ पर कहीं न कहीं पूरा इटावा हो, वहाँ पर पूरी तरह से वो गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का और लगातार वहाँ से सांसद रहे। मुलायम सिंह यादव भी सांसद थे और कहीं ना कहीं अब उनकी बहू को लेकर जो उपचुनाव हो रहा है, बहू जिसमें उम्मीदवार बनी हुई है,
सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू जो उम्मीदवार बनी हुई है उनको जिताने का करने का काम किया जा रहा है। और लगातार प्रचार प्रसार जारी है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने रघुराज साक्य के जो उम्मीदवार बनाया है उनके पक्ष में अपने मंत्रियों की पूरी टीम उतार रखी है, तो वहीं पूरा परिवार एकजुटता के साथ निम्पल यादव को जिताने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं न कहीं चुनावी जनसभा को करने का काम किया। और जिस तरह से दूरियां थी, कल शिवपाल यादव इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधते हुए काम किया कि हम लोग के बीच जो राजनीतिक दूरियां थी वो खत्म हो गई और हमारे एक होने से कहीं न कहीं जो बीजेपी में अब घबराहट का माहौल हो चुका है और कहीं न कहीं लोग जो बीजेपी के लोग हैं वो घबरा चुके हैं, क्योंकि पूरा परिवार एक साथ आ चुका है और बहू डिम्पल यादव को हम भारी बहुमत से जिताने का काम किया जाएगा। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो बीजेपी पर निशाना साधा है, तो उसी बात को लेके उप मुख्यमंत्री जो हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने बयान दिया है कि ये जो चाचा भतीजा का ड्रामा है, उन्होंने ये पूरा ड्रामा बताया और उन्होंने कहा कि ये वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक अखाड़ा है और कहीं न कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं न कहीं एक दूसरे पर तंज कसने का काम करेंगे। जहां सपा लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पे, शिवपाल यादव हमलावर हैं, अखिलेश यादव हमलावर हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, मंत्री भी कहीं न कहीं हमलावर है, क्योंकि दोनों की ही ये साख की सीट है। ये कहा जा सकता है कि लगातार मुलायम सिंह यादव या यह कह सकते हैं कि यादव परिवार के हक में ये सीट रही है मैनपुरी की। और मैनपुरी की सीट में जहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लिए साख बनी हुई, तो वहीं वर्चस्व की कहा जा सकता है कि सीट भारतीय जनता पार्टी की है। अगर ये गढ़ भेदने में सफल होते भारतीय जनता पार्टी तो एक बड़ा इतिहास जरूर लिखा जा सकता है, क्योंकि यादव परिवार की हमेशा पक्ष में सीट रही है। और अब ये आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार ये सीट किसके पक्ष में जाती है, क्योंकि दो सीटें सबसे ज्यादा चर्चित है। विधानसभा की रामपुर से आजम खान की जो सीट खाली हुई वो, और दूसरा लोकसभा मुलायम सिंह यादव की जो सीट खाली हुई वो, उन दोनों ही सीट पर कहीं ना कहीं सपा का कब्जा रहा है। और सपा आखिरकार क्या दोनों ही सीटों को जिता पाएगी, नहीं जिता पाएगी, आने वाले समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पुरजोर कोशिश कर रही है। जी, चंद्र चौहान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो अब बात करेंगे मुंबई की। मुंबई में जागर जाहिर सभा का जबरदस्त प्रतिशत देखने को मिल रहा है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खूब जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। जागर जाहिर सभा का आयोजन दिल्ली के कादीवाली पूर्व पोईसर इलाके में की गई और जहां जागर सभा में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस जागर अभियान में मुख्य वक्ता मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलर वहां पर मौजूद थे और इसी के साथ उनके साथ सांसद गोपाल सेठी के साथ बीजेपी विधायक और मनपा प्रभारी अतुल भी वहां पर मौजूद थे। जागर सभा के माध्यम से बीजेपी नेता लगातार मुंबई मनपा में हुए भ्रष्टाचार और शिवसेना की पोल खोलने का काम कर रही है। वहीं पोईसर इलाके में जागर सभा में स्थानीय विधायक अतुल ने जमकर महाविकास अघाड़ी सरकार और मानपा की पोल खोली और वहां पर जागर सभा मुंबई का कार्यक्रम मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने शुरू किया। तब से स्वाभाविक तौर पर वहां पर लोग मौजूद रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर जुड़ रहे थे। मानपा प्रभारी अतुल ने बताया कि शिवसेना कभी मुंबई कर तो कभी मुसलमानों का मसीहा बताकर 30 वर्षों से मानपा में मलाई खाने का काम कर रही है और उनकी पोल धीरे धीरे खुल रही है। शिवसेना सत्ता में आने के बाद बीएड पास विद्यार्थियों को सिर्फ इसलिए मानपा में टीचर की नौकरी नहीं दी जा रही है क्योंकि टीचर ने मराठी भाषा में 10वीं पास नहीं की थी। मराठी मानुस के नाम पर वोट बटोरने वाले शिवसेना के नेता और मराठी का ठेकेदार बताने वाले उद्धव ठाकरे के मराठी स्कूल क्यों बंद किए गए। इस मौके पर सांसद गोपाल शेट्टी ने बताया कि अगर मुंबई शहर का चेहरा बदलना है तो मुंबई में मानपा को अच्छा करना होगा और बीजेपी का महापौर लाना होगा। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को जीतने के लिए सिर्फ तुष्टीकरण की बात, समाज में अलगाववाद फैलाने की बात की तरफ बढ़ सके, इस प्रकार की बात ये लगातार कर रही है। राजनीति में जीतने के लिए कौन से निचले स्तर पर जा सकते हैं, उसका जीता जाता उदाहरण ये शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी की तरफ से आ रहा है।
मुंबई वासियों को उसके बारे में चेतावनी देना, जागृत करना और समर्थन लेना, ये कार्यक्रम जागर मुंबई के माध्यम से हम कर रहे हैं और उसको बहुत ही बड़ा प्रतिसाद हमको जनता से। नहीं, मैं सभी कांदिवली पूर्व विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज की सभा इतनी बड़ी थी और ये 13वीं भी थी, तो आने वाले दिन में मुंबई महानगर पालिका में उद्धव ठाकरे गुट का जो भ्रष्टाचार है उसका 13वीं हम करके दिखाएंगे। यही ये सभा की। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से जागर जाहिर सभा का आयोजन मुंबई में किया गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश भी लगातार देखने को मिला, अब जागर जाहिर सभा में किस मुद्दे पर, किन-किन मुद्दों पर जोर दिया, एक बार पूरी अपडेट। बिल्कुल, देखिए मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारियां कर रही है, ऐसे साफ हो गया है कि इस बार मुंबई महानगर पालिका में परिवर्तन की लहर हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार यह कह रही है कि इस बार जो है उद्धव ठाकरे और मुंबई महानगर पालिका में भ्रष्टाचार का तेलावही करने की तैयारी में है। खासकर मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने जिस तरह से बताया है कि उद्धव ठाकरे मराठी और मुस्लिम वोट बैंकों की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जब कोरोना काल था तब उद्धव ठाकरे आम जनमानस से संपर्क नहीं कर रहे थे, आम जनमानस से मिलने नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन मुंबई में बम ब्लास्ट करने वाले याकूब मेनन के मकबरा की सजावट में लगे हुए थे। इस तरह का गंभीर आरोप आशीष शेलार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया है। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया गया, तो वही भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि मराठी जो है, मराठी भाषा को तूल देते हुए वोट बटोरने की कोशिश करी जा रही है। जैसे 10वीं पास जो बच्चे थे उनको टीचर नहीं बनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जाहिर सभा के मार्गदर्शन में, जाहिर सभा के माध्यम से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार मुंबई में मनपा में भ्रष्टाचार का उजागर कर रही है, ऐसे में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मौका साधते हुए उद्धव ठाकरे को घेरा और यह बताया है कि वह वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने मराठी में बीएड की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें नौकरी बीएड में नहीं दी, टीचर की नौकरी नहीं दी गई। इसके अलावा मराठी भाषा में लगातार जिस तरह से मराठी मानुष की रहनुमाई करने वाले उद्धव ठाकरे अब मराठी मानुष को छोड़कर कहीं न कहीं मुस्लिम शख्स को पकड़ रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक की तरफ झुक रहे हैं, क्योंकि सामना के जरिए एक लेख आया था जिसमें बताया गया है कि अब उद्धव ठाकरे मुस्लिम और मराठी के साथ मिलकर मुंबई को आगे बढ़ाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसा कहना है कि क्या मराठी और उत्तर भारतीय एक साथ नहीं आ सकते, क्या मराठी और दक्षिण भारतीय एक साथ नहीं आ सकते, क्या मराठी गुजराती एक साथ नहीं आ सकते। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे मराठी और मुस्लिम की राजनीति क्यों कर रहा है, धर्म के नाम पे राजनीति क्यों कर रहा है। इसके अलावा कई गंभीर आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना के ऊपर लगाया गया है। जी, जैसे बात कर ली जाए सांसद की, तो सांसद गोपाल शेट्टी ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई की अगर चेहरा बदलना है या मुंबई की शक्ल बदलनी है तो बीजेपी के महापौर को लाना बहुत जरूरी है। तो उनकी जो रणनीति है वो क्या हो सकती है, इसके पीछे की एक बार रणनीति आप बताएं। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि इस बार मुंबई महानगर पालिका में परिवर्तन होना चाहिए या परिवर्तन महापौर के तौर पर होना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी का महापौर होगा उस पार्टी के विकास की नैया चलेगी। जी, बताया जा रहा है कि करीब 30 सालों से मुंबई में शिवसेना की सत्ता है, शिवसेना का महापौर है, लेकिन जिस तरह से शिवसेना की सत्ता रहते हुए भ्रष्टाचार का कार्य एक के बाद एक खोल रही है भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि उनका महापौर हो और वह अपने तरीके से लोगों के लिए काम करे। खासकर भारतीय जनता पार्टी अब लोगों को यह बताने में लगी है कि भारतीय जनता पार्टी के महापौर आने के बाद किस तरह से मूलभूत सुविधा और जनमानस को तमाम सुविधाएं देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 80,000 करोड़ का बजट होने के बाद भी मुंबई में खड्डे मुक्त नहीं हो रहे हैं, खड्डे मुक्त सड़कें नहीं हो रही है, लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, वातावरण दूषित है। ऐसे में
महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है उसे खत्म करेंगे, तब जाके ये तमाम सुविधाएं अच्छी तरह से लोगों को मिल सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश में है कि इस बार परिवर्तन हो और यह परिवर्तन महापौर के तौर पे होने चाहिए। जी सत्यप्रकाश सोनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि अभी हमने बात करी मुंबई की और अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की। तो आपको बता दें उत्तराखंड कांग्रेस में एकला चलो नीति पर अब विराम सा लग गया है। अपने आप को प्रदेश में अलग नेता दिखाने की एक कसर जो है वो कोई नहीं छोड़ रहा है। जहां बात कर लें पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की और उसके बाद अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच बने रहते हैं और अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह भी अलग राह पर बने हुए हैं। इसी के उन्होंने 21 नवंबर यानी आज जो है ऐलान किया था कि आज के लिए उन्होंने ऐलान किया था प्रदेश के प्रमुख मुद्दों को लेकर सचिवालय का घेराव करेंगे। पहला मौका जब होगा जब पार्टी संगठन से अलग होकर यह पहली बार कार्य करेंगे और कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ प्रदेश संगठन की तरफ से प्रदेश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जबकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बैठक में भी प्रीतम सिंह वहां पर कहीं नहीं दिखाई दे। प्रीतम सिंह ने प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों यूके SSSC भर्ती घोटाले, विधानसभा बैकडोर और भर्ती घोटाले और वही अंकिता मर्डर हत्याकांड की CBI जांच कराए जाने, बढ़ती बेरोजगारी और बेतहाशा महंगाई के खिलाफ सिस्टम और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर करीब 10:30 बजे सचिवालय कूच करेंगे। तवज्जो इस बात को दिया जाता है कि ये जो प्रोग्राम है उसके लिए तमाम पोस्टर जो है सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिए गए हैं और इन पोस्टरों में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के चित्र के साथ पार्टी का निशान पंजा चस्पा कर दिया गया है। वहीं प्रदेश के किसी भी नेता ने पोस्टरों के स्थान पर उन्होंने जगह नहीं दी है और यहीं तक प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव को भी चित्र नहीं लगाया गया है। इस रैली संगठन के पदाधिकारी शामिल नहीं होंगे और होंगे इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। कि माननीय प्रीतम सिंह जी कूच कर रहे हैं 21 तारीख को और कार्यकर्ताओं की जुड़ने की भी खबर आ रही है। ऐसे में जो कुछ भी जुड़ेगा वो कांग्रेस के खाते में ही जुड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लेने की, घेरने की कोशिश वो कर रहे हैं। सब लोग अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत करते हैं, योगदान देते हैं। उनका तौर तरीका या उनका अपनाया हुआ तरीके गलत है या सही है, इस पर चर्चा जरूर हो सकती है, ये एक डिबेटेबल इशू है। लेकिन संगठन की जिस तरह से अनदेखी की गई है उससे कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है और शुभकामनाएं हैं, क्योंकि जो मुद्दे वो उठा रहे हैं वो ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन संगठन को भी अगर साथ में लेते। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी तारिक, जिस तरीके से भारत को एकला चलो नीति पर लगातार विराम देखने को मिल रहा है, पहले पूर्व मुख्यमंत्री और उसके बाद अब प्रीतम सिंह भी पार्टी से कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज सचिवालय का घेराव करेंगे। बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं आज 10:30 बजे जो है प्रीतम सिंह जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान विधायक को 10:30 बजे जो है सचिवालय कूच करेंगे। उनके ये मुद्दे जो रहेंगे वो SSSC में जो भर्ती घोटाले हुए हैं, विधानसभा में जो बैकडोर भर्ती घोटाले हुए हैं, इसके अलावा जो अंकिता भंडारी हत्याकांड की CBI जांच कराने को लगातार सरकार के ऊपर एक दबाव रहा है, उसकी भी मांग करेंगे। इसके अलावा जो लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ भी जो है प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि सरकार में जो है भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, उसका भी जो है विरोध करेगी। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था है, लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था का कांग्रेस विरोध करेगी। तो आज 10:30 बजे ये प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन इसमें ताज्जुब की बात यह है कि प्रीतम सिंह ने जो पोस्टर जारी किए थे उसमें एक भी जो है प्रदेश नेतृत्व का, किसी भी नेता का, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनका जो है फोटो नहीं है, जबकि इसमें जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के इसमें फोटो लगाए गए हैं, जबकि प्रदेश नेतृत्व के
जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के देवेंद्र यादव, उन तक का भी फोटो नहीं है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले लगातार कांग्रेस कई नेता एकला चलो नीति पर जो है चलते रहे, चाहे मैं हरीश रावत की बात करूं, चाहे हरक सिंह रावत की बात करूं, और अब प्रीतम सिंह भी उसी फहरिस्त में जो है शामिल हो गए हैं। माना ये जा रहा है कि प्रीतम सिंह के इस प्रोग्राम से जो है कांग्रेस के कई नेताओं ने जो है किनारा भी किया है। जी मनीषा। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पहले अपना कार्यक्रम शुरू करा, उसके बाद अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह कर रहे हैं, तो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा जो है वो राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है और जनता के बीच में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखें तो पार्टी के ही जो कार्यकर्ता हैं, नेता है, वो कूच कर रहे हैं। तो इससे क्या पार्टी पर असर पड़ेगा, और ये जो उत्तराखंड की राजनीति है उसमें कैसा असर पड़ेगा? बिल्कुल, मैं आपको मनीषा बता दूं कि उत्तराखंड का ये इतिहास रहा है कि उत्तराखंड में एक साल कांग्रेस की सरकार बनती थी, तो दूसरे साल बीजेपी की सरकार बनती थी, तो तीसरे साल फिर कांग्रेस की सरकार बनती थी। लेकिन प्रदेश में कहीं ना कहीं जो एक तरीके से एक कांग्रेस के अंदर जो एकला चलो की नीति रही है, चाहे मैं हरीश रावत की बात करूं, वो अकेले ही जो है कई प्रोग्राम करते हैं, कई पार्टी करते हैं जिसमें प्रदेश नेतृत्व को नहीं बुलाया जाता है, और यही जो है कारण रहा है जो इस बार जो है मिथक टूटा है कि पिछली बार अगर बीजेपी की सरकार थी तो इस बार कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये इसी का परिणाम है कि कांग्रेस के जो नेता हैं प्रदेश के, वो अलग थलग रहते हैं। हर नेता जो है यही चाहता है कि वो अलग चले। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में जो है गुट बटे हुए हैं, चाहे प्रीतम गुट हो, हरीश रावत गुट हो, हरक सिंह रावत गुट हो, ये तमाम ऐसे गुट बने हुए हैं जिससे पार्टी लगातार शर्मसार होती रही है। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश कांग्रेस से कई ऐसे वरिष्ठ नेता भी जो पार्टी के ऊपर जो है ये आरोप लगाते रहे हैं कि पार्टी जो है वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करती है। अब तक दर्जनों नेता जो वरिष्ठ नेता है वो जो है कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। कारण यही रहा है कि जो है एकला चलो की नीति पर जो है पार्टी में काम होता है। मैं आपको बता दूं, किशोर उपाध्याय जो करीब 40 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहे, भी हाल ही में जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, उन्होंने जो है अपनी पार्टी बदलती थी। सिर्फ यही कारण था किशोर उपाध्याय के पार्टी छोड़ने का कि जो है कांग्रेस में किसी को कुछ नहीं समझा जाता है, हर नेता है वो अपने मुताबिक चलता है, क्योंकि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनको भी तरजीह दी जानी चाहिए। जो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव है उनको तरजीह दी जानी चाहिए। जो करण मेहरा है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उत्तराखंड के, उनको तरजीह दी जानी चाहिए। लेकिन देखने में जो बात आई है, प्रीतम सिंह ने एक कभी जो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं उनका किसी भी नेता का उस पोस्टर पर जो है फोटो नहीं लगाया है, जबकि प्रदेश नेतृत्व को सबसे आगे रहना चाहिए था, और ना ही किसी को निमंत्रण दिया गया है इस प्रोग्राम के लिए कि 10:30 बजे जो है सचिवालय कूचे और इसमें जो है शिरकत करने को ही आए। तो इससे बिल्कुल साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि कांग्रेस में कितनी फूट है और कितना जो है हर नेता अपने आप को अकेला महसूस करता है, और हर नेता जो है अपने आप को एकला चलो की नीति पर जो है लेकर जाता है। जी मनीषा। जी, तारिक अंसारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य अतिथि में विश्व मातृ दिवस के अवसर पर 31 नवंबर को राज्य स्तरीय मछुआरा सम्मेलन का आयोजन पूर्वांचल करीब 11:30 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में किया जाएगा। आपको बता दें, इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे करेंगे। मछुआरा सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न अंचलों के उत्कृष्ट मत्स्य पालकों और मछुआरा सहकारी समिति एवं मछुआ समूहों के सदस्य शामिल होंगे। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम भी और उनके साथ विजय धीवर समेत कई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में वरिष्ठ के रूप में वहां पर शिरकत करेंगे। और आपको बता दें, कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्य मत्स्य उत्पादन और मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में निरंतर नई ऊर्जा की ओर अग्रसर है, और वही लैंडकॉल प्रदेश में होने के बावजूद भी इस मामले में राज्य को देश में 6ठे स्थान पर जो है दर्जा मिला है। और राज्य में अब तक 6,843 हेक्टेयर नवीन तालाबों का निर्माण कर राज्य को जल क्षेत्र में 1.96 लाख हेक्टेयर तक विकसित कर लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य 302
करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन और 5.91 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन करने के लिए देश में छठे स्थान पर है। और वहीं छत्तीसगढ़ में मछली और मछली बीज का निर्यात अन्य राज्यों से किया जा रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अखिलेश, आज जो राज्य स्तरीय मछुआरा सम्मेलन का छत्तीसगढ़ में आयोजन किया जाएगा, उसको लेकर एक बार पूरी अपडेट। देखिए, आज विश्व मत्स्यिकी दिवस है और निश्चित तौर पे इस उत्सव को मछुआरा जो लोग हैं वो बड़े उत्साह से मनाते हैं, खास तौर से छत्तीसगढ़ में, क्योंकि मछुआरा जो समिति है और गठित जो जाति है वो निश्चित तौर पे ये अपना एक उत्साह है उसको एक मछुआरा दिवस के रूप में भी मनाते हैं और निश्चित तौर पे अपने जो मुखिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उसको निमंत्रण देते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस आयोजन का आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पे ये मुख्यमंत्री दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शामिल होने का निमंत्रण दिया है। आज रविंद्र चौबे जो कृषि मंत्री है वो उपस्थित रहेंगे, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जो शिक्षा मंत्री है वो भी उपस्थित रहेंगे। ऐसे तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ उपस्थित रहेंगे। कहीं ना कहीं 2023 की जो चुनावी बिगुल है उसको भी इस अंदाजा से लगाया जा रहा है। कारण यही है क्योंकि समाज को संगठित करने का और समाज की रूपरेखा किस तरीके से तैयार हो सके और समाज के बीच में किस तरीके से अपनी छवि स्थापित किया जा सके, इसके ऊपर खास फोकस लंबे समय से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रही है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए आज के दिवस को लेकर के, तो निश्चित तौर पे आज बड़ा उत्साह का दिन है और इसी को लेकर के कई ऐसी जो मांगे हैं मछुआरा जो संगठन है उनकी जो मांग है वो खास तौर से ऐसी रही है क्योंकि जो तालाब होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां वो मछली पालन नहीं कर पाते हैं, चाहे सरकारी तालाब हो चाहे प्राइवेट तालाब हो, ऐसे में ठेकेदारी होती है। गांव के क्षेत्र जो सरपंच होते हैं वो ठेकेदार के रूप में ले लेते हैं और ठेकेदारी के तौर पे किया जाता है। लेकिन मछुआरा जो संगठित है उनका कहना है कि हमको 5 साल के लिए निश्चित तौर पे तालाब दिया जाए ताकि हम इसमें मछली उत्पादन किया जा सके और इसको कम दर पे दिया जाए, क्योंकि 20% की जो अंश है उस अंश के हिसाब से अगर देते हैं तो निश्चित तौर से लाभ होगा। लेकिन यहाँ अगर वही मछुआरा संगठित है जिनको कई मतलब 90 से 95% के जो आय दर है उसमें दिया जाता है तो उनको घाटे का सौदा होता है। इन्हीं कई मांग है जिनको लेकर के मुख्यमंत्री के आज पटल पे मछुआरा समिति रखेंगे। इसके अलावा अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पे माना जाता है मछली पालन को लेकर। एक बड़ा निर्यात है मछली पालन को लेकर के, एक बड़ा संगठन भी काम करता है मछली पालन को लेकर के, तो कहीं ना कहीं राज्य का जो आय है इससे भी निर्भर है और राज्य का जो आय का जो स्रोत है मछली पालन एक बड़ा उत्पादित है, क्योंकि यहाँ की जो मछुआरा संगठित जो संख्या है लगभग लाखों में है। तो एक बड़ा पैमाना भी है और मुख्यमंत्री से आज समाज के लोग भी निवेदन करेंगे और जो मछुआरा संगठन है वो भी निवेदन करेंगे ताकि उनको मूलभूत और उनकी जो सुविधा है वो तत्परता से मिल सके। जी जिस तरीके से मछुआरा सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ में हर साल किया जाता है और छत्तीसगढ़ देश का 6ठे नंबर पे भी उनको स्थान मिला है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इस सम्मेलन में क्या मछुआरों को आज नई सौगातें मिल सकती है या नई जो विकास को लेकर उन मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ नई रणनीति है उनके द्वारा दी जा सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर पे अभी जो मांगे हैं अभी हाल ही में जो चल रहा है कि सरपंच जो ग्रामीण क्षेत्र के जो तालाब होते हैं, निश्चित तौर पे मछुआरा संगठन लंबे समय से इन मांगों को लेकर के चली है कि आखिर किस तरीके से जो संगठित है जो ग्रामीण क्षेत्र के जो तालाब है उसको किस तरीके से अधिग्रहण किया जा सके ताकि उसमें मछली पालन किया जा सके और उसमें मछली पालन करके हम दूसरे राज्य जो निर्यात किया जा सके। ऐसी स्थिति में क्या जिस तरीके से जो मांगे हैं उनको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले भी पिछले वर्ष भी मांग रही है, इस वर्ष भी मांग है, तो क्या चुनावी समीकरण को देखते हुए 2023 की जो चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला ले लिया जाएगा या फिर जो सौदे है क्या सरपंच के हिसाब से छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि लगातार ऐसी मांगे रही है कि सरपंच जो संघ है उनका विरोध भी रहा है कि अगर गांव के तालाब को अगर दे दिया जाता है कम दर पे तो गांव पे जो राजस्व की आय होनी चाहिए थी
वो नहीं हो पाता है, जिसके वजह से ये विरोधाभास है। अगर देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अगर इस मांग को पूर्ण कर लिया जाता है तो एक बड़े पैमाने में भी जो सरपंच संघ है वो विरोध दर्ज करने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसी कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, जिसके वजह से मछुआरा संगठन जिसको लाभ पहुंचाया जा सके और मछली पालन के लिए राज्य सरकार उन लोगों को कोई योजना का प्रबंध किया जा सके। कई ऐसी योजना है जिसके बारे में उन मछुआरा संगठन को प्रोत्साहित किया जाता है, चाहे मछली पालन को लेकर के हो, कम दर में उनको बीज की उपलब्धता कराई जाती है। लेकिन अब तक के जो फैसले जो आ रहे हैं उसमें ये स्पष्ट नजर आती है कि कहीं ना कहीं मछुआरा संगठन और सरपंच संघ दोनों आमने सामने विरोधाभास में है। अगर मुख्यमंत्री इसका सही उपाय, बीच का रास्ता नहीं निकालते हैं तो निश्चित तौर पे ये घाटे का सौदा भी हो सकता है। अगर ये बीच का माध्यम निकाला जाता है तो निश्चित तौर पे मछुआरा संगठन और सरपंच संघ जो गांव का पूरा संचालन करते हैं, ऐसी स्थिति में दोनों का राजस्व का आय निश्चित तौर पे माना जाएगा। जी अखिलेश तिवारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और प्रदेश चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। ये दोनों अलग अलग दिल्ली गए हैं और सोमवार यानी आज दोनों ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अलग अलग मुलाकात करेंगे। और चुनाव के बाद आपको बता दें कि इसी बीच दोनों का फीडबैक जो है वो अलग अलग आएगा। और आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह पाटिल केंद्रीय नेताओं से खासकर महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात करेंगे और सुक्खी कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। और वही उल्लेखनीय है कि प्रियंका गांधी शिमला के छराबड़ा में स्थित निजी आवास में विधानसभा चुनाव होने के लिए वहां पर ठहरी हुई थी और कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी दिल्ली लौटी हुई है। छराबड़ा में रहते हुए प्रियंका ने प्रदेश कांग्रेस के किसी भी नेताओं से अपने आवास में मुलाकात करने के लिए समय नहीं दिया था। उसके बाद चुनाव के बाद प्रतिभा सिंह पहली बार दिल्ली के लिए रवाना हुई है और जहां प्रतिभा सिंह हॉलीजोल में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के बाद चुनाव का फीडबैक देंगी। और वही उन नेताओं से फीडबैक में केंद्रीय नेताओं भी उनको अवगत कराए जाने के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी टीना, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जो है उसकी मतदान हो चुके हैं, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रतिभा सिंह और चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खी जो हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हुए और दोनों ही अलग अलग रवाना हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे से दोनों मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में क्या कुछ अहम रह सकता है? जी देखिए, जैसा आपने बताया कि 12 नवंबर को मतदान हो चुका है विधानसभा चुनावों के लिए और ऐसे में कांग्रेस काफी आश्वस्त नजर आ रही है सरकार बनाने के लिए। तो उसी पर जो चर्चा है, क्योंकि अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो ऐसे में ये मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पर कौन होगा, उसी के ऊपर जो ये अहम जो चर्चा होनी है आज उसी को लेके जो दिल्ली रवाना हुई है पार्टी प्रदेशाध्यक्ष और सुखविंदर सिंह सुक्खू रवाना हुए हैं। और आज जो है मल्लिकार्जुन खड़गे सहित महासचिव है प्रियंका गांधी और अन्य जो दूसरी राष्ट्रीय नेता है उनसे इनकी मुलाकात संभव है और इस विषय पर तमाम जो है चर्चा संभव है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुख्यमंत्री का जो संभावित चेहरा है उस पर चर्चा होनी है, क्योंकि अगर बहुमत मिलता है कांग्रेस को तो ऐसा पहली बार है कि 5 दशक में वीरभद्र सिंह के बगैर विधानसभा का चुनाव कांग्रेस ने लड़ा है और बहुमत मिलेगा तो ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उसके लेकर मंथन अभी से कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रतिभा सिंह वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली में है। तो आपको अभी जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उस पर ये अहम चर्चा आज होनी है। जी, जिस तरीके से दिल्ली में प्रतिभा सिंह वहां पर मौजूद है, अब बात ये भी सामने आ रही है कि केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकती है और इसी बीच महासचिव प्रियंका गांधी से भी और उनके साथ राजीव शुक्ला से भी मुलाकात करने की संभावनाएं भी लगातार जो है वो जताई जा रही है। तो ये जो मुलाकात का दौर है वो प्रतिभा सिंह के दौरान जो है वो लगातार जारी है। तो इन मुलाकातों के बीच जो है प्रतिभा सिंह क्या निर्णय ले सकती है और क्या इन मुलाकातों में क्या कुछ अहम निकल सकता है?
जी देखिए, जब हिमाचल की कमान प्रतिभा सिंह को दी गई थी तो इसी चीज को लेकर दी गई थी, क्योंकि वीरभद्र सिंह का नाम यहाँ पर काफी जो अहम रखता है कांग्रेस और पूरी राजनीति के बीच, तो उसने उनको जो कमान दी गई थी उसका आधार यही था कि सरकार यहाँ पर बनेगी कांग्रेस की। तो ऐसे में जो प्रतिभा सिंह है अभी चुनावों के बाद भी अपने जो उनका हॉली लॉज है जहाँ पे उनका घर है, वहाँ पे वो अपने जो समर्थक है उनके अलावा जो पार्टी के जो दिग्गज नेता है उनसे मुलाकात कर चुके हैं। इस विषय पर यहाँ पे भी चर्चा हो चुकी है और उसके बाद जो दिल्ली में है वो आज चर्चा वो करेंगी। और अभी तो खैर निर्णय तो अभी नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये संभावित है कि ये चेहरे जो है कुछ जो रेस में शामिल है मुख्यमंत्री की, उन पर जो है चर्चा वो संभव है कि वरिष्ठता के आधार पर या किस आधार पर मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव यहाँ पर होना है, क्योंकि पहली बार कांग्रेस की तरफ से कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री के लिए यहाँ पर दिया जाना है। तो ऐसे में ये काफी अहम चर्चा है और 5 जो दिग्गज नेता है वो मुख्यमंत्री की जो रेस है उसमें शामिल है। तो ऐसे में इन चेहरों पर चर्चा होगी और किसको कमान दी जा सकती है, इस पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर उनसे फीडबैक उनको देकर ये अपने पास निर्णय सुरक्षित रख सकती हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस को बहुमत मिलता है, तो किसे यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में यहाँ पे कांग्रेस उतार सकती है। जी टीना ठाकुर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।